हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आज और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद करता हूँ सभी मज़े से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। क्या आप जानते हैं कि आपके वाईफाई के सिग्नल कैसे आते हैं? क्या आप जानते हैं कि हम टेलीफोन पर कैसे बात कर लेते हैं? और क्या आप जानते हैं कि कोई बॉलर अगर गेंद फेंकता है तो हम उसकी स्पीड कैसे पता कर लेते हैं? तो इन्हीं सब जानकारी के लिए मैं अर्जुन सिंह यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन फ्यूल में। और आप जुड़े हैं मध्य प्रदेश के सबसे ज़्यादा टॉपर देने वाली क्लास से। प्यारे बंधुओं, जो चाहते हैं 70 में से 70 लाना या टॉपर बनना और फिजिक्स के डर का भूत भगाना, वो इस चैनल को अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि टॉपर बनने का सपना आपका पूरा हो सके और 25,000 आपकी जेब में आ सकें। तो बगैर किसी देरी की बढ़िया तरीके से एक एक लाइक और शेयर कर दीजिए। तो बगैर टाइम गवाए शुरुआत करते हैं अपने इस बेहतरीन क्लास की, एकदम सरल और आसान शब्दों में। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपके पूरे डाउट एक ही बार में क्लियर, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक भी ऑब्जेक्टिव आपका गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए बगैर देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम कुछ इंट्रो देख लेते हैं, इसके बाद हम अपने ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर इनको हिंदी में देखें तो इनका मतलब होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर चार्ज Q रेस्ट में है, कैसा है, रेस्ट में, तो केवल विद्युत क्षेत्र जनरेट करता है। लेकिन अगर चार्ज त्वरित अवस्था में है, त्वरित अवस्था में है, तो यही क्या उत्पन्न करता है, जिन्हें कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इनकी जो खोज है वो सबसे पहले आपको यहां दिखाई दे रहे हैं, मैक्सवेल, इन्होंने की थी, मैक्सवेल सर ने। और इस तरफ जो आपको कॉर्नर में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं हेनरिक हर्ट्ज। इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले प्रायोगिक प्रदर्शन किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। प्रायोगिक प्रदर्शन किसने किया था, हेनरिक हर्ट्ज ने। और अगर हमसे पूछा जाता है इनकी खोज सबसे पहले किसने की थी, मैक्सवेल ने। आइए थोड़ा और आगे समझ लेते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती क्या हैं। तो यहाँ आपको विद्युत चुम्बकीय तरंगें दिखाई दे रही होंगी, और जब विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B एक दूसरे के लंबवत तलों में, एक दूसरे के लंबवत तलों में गति करने लगते हैं, तो इन्हीं को कहते हैं हम विद्युत चुंबकीय तरंगें। यहाँ आप इस डायग्राम में देख भी रहे हैं, अगर हम देखें यहाँ रेड कलर से जो शो हो रही हैं, यहाँ रेड वाली जो है वो है आपकी विद्युत क्षेत्र, और जो ब्लू कलर का है वो है आपका चुंबकीय क्षेत्र है। और दोनों ही एक दूसरे के लंबवत तलों में, यानी एक दूसरे को कैंसिल करते हुए गति कर रही हैं। और अगर अगर एक तरंग जेड अक्ष पे है और दूसरी तरंग एक्स अक्ष पर है, तो इनके जो चलने की दिशा है वो हमेशा उनकी तीसरी अक्ष यानी वाई अक्ष पर होगी। अगर इनका फॉर्मूला देखें, विद्युत चुंबकीय
तरंगों का समीकरण। अगर हम विद्युत क्षेत्र के लिए देखें तो मिलेगा Ex बराबर E0 साइन ओमेगा टी माइनस kx। और अगर इसी के लिए देखें By बराबर B0 साइन ओमेगा टी माइनस kx। यहाँ जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो होती है 7 प्रकार की, जैसे रेडियो तरंग, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड यानी अवरक्त, दृश्य प्रकाश, परावैंगनी, एक्स और गामा। यहाँ आप इस डायग्राम में देख रहे हैं रेडियो की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा और गामा की तरंग दैर्घ्य सबसे कम है। अगर हम तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति में संबंध देखें तो हमें मिलेगा लैम्डा डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवृत्ति। तो याद रखेंगे जिस तरंग दैर्घ्य की आवृत्ति सबसे ज़्यादा है उसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी और जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है उसकी आवृत्ति एकदम कम होगी। तो पहला ऑब्जेक्टिव है इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। प्रकाश तरंग, एक्स किरण, ध्वनि, अवरक्त। प्रकाश तरंग को हम माय डियर स्टूडेंट हम सभी दृश्य प्रकाश के नाम से जानते हैं। एक्स किरणें भी होती हैं लेकिन ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। और आखिरी में अवरक्त तरंग। यहाँ देख लेते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगर यहाँ देखें तो सबसे पहले मिलती है घटती आवृत्ति के क्रम में, घटती आवृत्ति के क्रम में। तो हमें सबसे पहले मिलेगी गामा, फिर मिलेगी एक्सरे, फिर मिलेगी अवरक्त, फिर मिलेगी दृश्य प्रकाश और फिर मिलेगी यूवी, फिर मिलेगी हमें माइक्रो और आखिर में हमें मिलेगी रेडियो। तो घटती आवृत्ति या बढ़ते तरंग दैर्घ्य के क्रम में ये दर्शाना ही विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। यहाँ सबसे ज़्यादा आवृत्ति की तरंग होगी गामा और सबसे कम आवृत्ति होगी रेडियो तरंग की। लेकिन अगर वहीं तरंग दैर्घ्य पूछी जाए तो तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी रेडियो की और सबसे कम होगी गामा किरण की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र के आयाम और चुंबकीय क्षेत्र के आयाम का अनुपात क्या होता है। हम सभी जानते हैं जो सी का फॉर्मूला होता है वो होता है E/B या T बराबर E0/V0। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के आयाम का जो अनुपात है वो होता है C के बराबर। यहाँ C होती है प्रकाश की चाल। हम सभी जानते हैं प्रकाश की चाल कितनी होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। और अगर यहीं C का एक फॉर्मूला और देख लें तो C के लिए हम याद करते हैं 1/√μ0 और ε0। तो यहाँ देख लेते हैं सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। हम सभी जानते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। अनुदैर्घ्य कौन किसकी प्रकृति होती है तो याद रखेंगे जो यांत्रिक तरंगे हैं या ध्वनि तरंगे इनकी जो प्रकृति होती है वो होती है अनुदैर्घ्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए सही संबंध है। तो सही संबंध क्या होता है 1/√μ0 और ε0।
इसके लिए सही आंसर रहेगा, अगर हमसे 1/√μ0 ε0 का मात्रक पूछा जाए तो याद रखेंगे इसका ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। और अगर इस चीज का मान पूछा जाए तो मान याद रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चुंबकशीलता म्यू परावैद्युतांक ई के माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल भी है, तो वी का फॉर्मूला बताना है। तो वी का फॉर्मूला आएगा ऑप्शन नंबर ए, वी इक्वल टू √1/√μ0 ε0। अपना अगला क्वेश्चन है प्रकाश की चाल सी, चुंबकशीलता μ0 और विद्युतशीलता ε0 के बीच सही संबंध है। तो सही संबंध यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ फॉर्मूला देख लेते हैं। हमें पता है C बराबर होता है √μ0 ε0। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें स्क्वायर तो हमें मिलेगा P का स्क्वायर 1/μ0 और ε0। अगर हम सबको एक तरफ ले जाएं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर क्रॉस गुणा करते हैं तो मिलेगा μ0 ε0 C² बराबर 1। तो यहाँ ये देख लेते हैं ऐसा कौन से ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पता लगाया था कि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो हम सभी जानते हैं सबसे पहले किसने पता लगाया था, मैक्सवेल ने। और याद रखेंगे सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी। अगर यहां देखें हर्ट्ज ने क्या किया था, हर्ट्ज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रायोगिक प्रदर्शन किया था। मार्कोनी तो इन्होंने रेडियो तरंग की खोज की थी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है दोनों जगह। विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व कितना होगा? तो हम सभी जानते हैं, अगर यहाँ देख लें विद्युत ऊर्जा घनत्व, इसके लिए अगर फॉर्मूला देखें यू ई बराबर, तो फॉर्मूला होता है 1/2 ε0 E²। अगर वही चुंबकीय ऊर्जा घनत्व देखें यू बी, तो होता है B²/2μ0। और इन दोनों की जो वैल्यू है यू ई बराबर यू बी होता है। यानी दोनों के ऊर्जा घनत्व आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो देख लेते हैं ऐसा कौन सा आंसर है, तो ये मिलता है हमें ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला में विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करके उनके अस्तित्व का प्रदर्शन सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखेंगे इसका आंसर होगा हर्ट्ज ने। किसने किया था? हर्ट्ज ने। यहाँ पर क्वेश्चन है पानी को शुद्धिकरण करने के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग उपयोग करते हैं? हम सभी जानते हैं पानी को शुद्धिकरण करने के लिए कौन सी तरंग का उपयोग करते हैं? परावैगनी। अगर देखें रेडियो तरंग का उपयोग कहाँ करते हैं, तो टीवी के रिमोट गर्म पिंड या रोगों की सिकाई, इन सभी में किसका उपयोग करते हैं? अवरक्त तरंगों का। और यहां देखें अगर रेडियो तरंग, तो टेलीविजन सिग्नल में कौन सी तरंग का उपयोग करते हैं? रेडियो तरंग का। और अगर हमसे पूछा जाता है पानी को शुद्धिकरण करने के लिए कौन सी तरंग का उपयोग करते हैं,
तो हम अपना आंसर लगाएंगे परावैगनी किरणें। अगर हम यहाँ परावैगनी तरंगों की तरंग दैर्घ्य देख लें तो तरंग दैर्घ्य हमें मिलती है 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक। और अगर देखें इनकी उत्पत्ति, तो इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? याद रखेंगे यूवी लैंपों या बहुत गर्म पिंडों से। हम सभी जानते हैं अवरक परावैगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? तो परावैगनी किरणों को ओजोन परत अवशोषित कर लेती है। अगर देखें ओजोन परत पृथ्वी से कहां तक पाई जाती है, तो याद रखेंगे 40 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की रेंज में कौन मिलेगा? ओजोन परत। हम यहाँ एक बात और जान लेते हैं, वेल्डिंग करने वाले लोग एक विशेष प्रकार का चश्मा पहनते हैं, वो भी कौन सी किरणों से बचने के लिए? परावैगनी किरणों से बचने के लिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी आवृत्ति सबसे अधिक है? जैसा कि हम सभी जानते हैं सबसे अधिक आवृत्ति की तरंग होती है गामा तरंग, यानी गामा किरण है। अगर गामा किरण की पूछी जाए तो गामा किरण की आवृत्ति सबसे अधिक और तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। अगर हमसे यह तरंग दैर्घ्य पूछा है तो याद रखेंगे इसकी तरंग दैर्घ्य 10⁻³ नैनोमीटर से भी कम होती है। अप्रॉक्स याद रखेंगे 10⁻10 मीटर से 10⁻14 मीटर तक। अगर इनका हमसे उत्पादन पूछा जाए कैसे उत्पन्न होती हैं, तो याद रखेंगे रेडियोधर्मियों से, रेडियोधर्मी पदार्थों से इनकी उत्पत्ति होती है। और अगर पूछे इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो याद रखेंगे कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट, ये रहा आपके सामने 12वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग खाना बनाने और उसमें तरंग उत्पन्न करने के लिए करते हैं? तो कौन सी तरंग करते हैं? माइक्रो तरंग। याद रखेंगे माइक्रोवेव ओवन में, माइक्रोवेव ओवन में हम कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं? माइक्रो तरंगों का। अगर याद रखें इनकी आवृत्ति, तो इनकी आवृत्ति होती है गीगाहर्ट्ज में। और अगर हमसे इनकी उत्पत्ति पूछी जाए तो इनकी उत्पत्ति होती है क्लाइस्ट्रॉन, मैग्नेट्रॉन और गन डायोड द्वारा। अगर हमसे इनकी तरंग दैर्घ्य पूछी जाए तो याद रखेंगे 0.1 nm से 1 nm तक। यहाँ इसका एक पॉइंट याद रखेंगे, इनके प्रयोग से
जल युक्त खाद्य पदार्थ का ताप बढ़ जाता है। अब लगाते हैं अपना अगला क्वेश्चन। विद्युत धारा विस्थापन धारा का व्यंजक है। तो विस्थापन धारा का व्यंजक होता है एप्सिलॉन 0 डी फाई ई अपॉन डी टी। यहाँ याद रखेंगे मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझाने के लिए 4 समीकरण दिए थे, जिन्हें ही हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय समीकरण। इनमें से पहला था विद्युत संबंधी गॉस नियम, दूसरा था चुंबक संबंधी गॉस नियम, तीसरा था फैराडे का नियम, और चौथा था एम्पियर मैक्सवेल नियम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा माय डियर स्टूडेंट अगला क्वेश्चन। एक्स किरणों का गुण वैसे ही होते हैं जैसे, जैसे जैसे नहीं है, यह है जैसे। तो जैसे किसके होते हैं, गामा किरणों के। गुण याद रखेंगे, गुण कैसे कैसे होते हैं, तो इनके गुण देख लेते हैं। एक्स रे के गुण तो पे याद रखेंगे, ए प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, दूसरा फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, तीसरा गैसों को आयनित कर देती हैं। तो तीनों के तीनों गुण बिल्कुल एक्स किरण और गामा किरण के समान ही हैं। बस यहाँ एक पॉइंट का डिफरेंस हो जाता है। अगर देखें वेधन क्षमता सबसे ज्यादा होती है गामा रे की, उससे कम होती है एक्स रे की, उससे कम होती है, इससे कम होती है परावैंगनी की। तो ऐसा क्रम हम लोग याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य का क्रम होता है। हम सभी जानते हैं एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य का क्रम कितना होता है, 1 एंगस्ट्रॉम। यहाँ बारी बारी से सबकी तरंगदैर्घ्य देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें रेडियो तरंग की। रेडियो तरंग इनकी तरंगदैर्घ्य होती है 0.1 मीटर। बात करें सूक्ष्म की, सूक्ष्म किरणें, तो इनके लिए लगाएंगे 0.1 मीटर से 1 mm तक। अगर बात करें अवरक्त की, अवरक्त किरण या अवरक्त तरंग, तो इसके लिए रहेगा 1 mm से 700 nm तक। अगली देखें दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, तो इसके लिए रहेगा 700 nm से 400 nm तक। इसके बाद अगर देखें परावैंगनी, तो परावैंगनी के लिए रहेगा 400 nm से 1 nm तक। इसके बाद अगर देखें एक्स रे की, तो इसके लिए रहेगा 1 nm से 10⁻³ nm तक। और आखिर में देखें गामा रे के लिए
तो इसके लिए रहेगा 10⁻³ nm से भी छोटा। चलो माय डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर होता है। सबसे पहली ही स्लाइड में हमने देखा था दोनों तरंगों के बीच, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, दोनों की कला कैसी होती है? एकदम समान। जब कला समान होगी तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट, एक्स किरणें बनी है, तो एक्स किरणें किससे बनी है? विद्युत चुंबकीय विकिरण से। तो इसका सही आंसर आएगा विद्युत चुंबकीय विकिरण। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा गुण प्रदर्शित नहीं करती है? परावर्तन, ध्रुवण, विवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो हम अपना आंसर लगाएंगे ध्रुवण। अब ध्रुवण क्या होता है? तो ध्रुवण को समझने के लिए एक पूरा ही चैप्टर है, जो कि है चैप्टर नंबर 10। इसमें हम पूरी तरह से ध्रुवण को समझ लेंगे। थोड़ी सी बात जरूर यहाँ ध्रुवण के बारे में देख लेते हैं। ध्रुवण होता है कि प्रकाश तरंगों को एक सीध में फैलाना, क्या कहलाता है? ध्रुवण। जैसे एग्जांपल के लिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए इसका एग्जांपल होगा हमारे पास पोलेराइड। तो इसका सटीक और सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? पोलेराइड। दोस्तों, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं, ताकि मुझे लगे कि इतने लोग मेरी क्लास देख रहे हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण की दिशा होती है, तो याद रखेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगों के जो संचरण की दिशा होती है वो होती है ई सदिश और बी सदिश के समांतर। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि लाइक करें या ना, और कुछ सोच रहे हैं कि सर तो लाइक करवा कर ही मारेंगे। तो अब तो लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के उत्पत्ति का कारण क्या है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति का कारण है आवेश की त्वरित गति। यार हम ऐसा भी लिख सकते हैं, दोलनी आवेशों के कारण। या तो आवेश त्वरित होगा या दोलनी आवेश, इनके कारण ही विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न होती है। अगर हम कुछ पॉइंट यहां देख लें, सबसे पहला पॉइंट देखें, ये कैसी होती है? तो इनकी प्रकृति होती है अनुप्रस्थ और इनकी चाल होती है सर्वाधिक, यानी ये निर्वात में भी गति कर सकती हैं, निर्वात में भी चल सकती हैं। अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। और अगर देखें निर्वात में इनके लिए सूत्र रहेगा 1/μ0 और ε0। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 ε0 μ0 के विमेय सूत्र की समतुल्य विमा किसके समान होगी? इसकी विमा होगी ऑप्शन नंबर ए, b² μ0। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए 1/2 ε0 e²। तो इसको हम करेक्ट कर लेंगे, तो हमारा आंसर आएगा b² = 2μ0। b²/2μ0 हमारा सही आंसर होगा। अब लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है गतिमान आवेश द्वारा, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा। तो इसका सही आंसर आएगा ए और बी दोनों द्वारा। हम सभी जानते हैं गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अगर बात करी जाए
त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र, कौमा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगें। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व होता है। इसका आंसर आएगा V²/2μ0। अगर यही हमसे विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व पूछ लेता, विद्युत क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व, तो हम क्या बताते? फिर हम बताते 1/2ε0 और E²। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कठोर एक्स किरणों को प्राप्त करने के लिए व्यवहार करना चाहिए, तो कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च त्वरक वोल्टता और उच्च परमाणु भार का लक्ष्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग का सदिश एक्स अक्ष के अनुदेश तथा बी यानी चुंबकीय क्षेत्र, और चुंबकीय क्षेत्र को ही हम किस नाम से और जानते हैं? एच सदिश जेड अक्ष के अनुदेश है, तो उस तरंग की गति की दिशा होगी। तो अगर विद्युत क्षेत्र यानी ई एक्स दिशा में और चुंबकीय क्षेत्र जेड दिशा में है, तो इनकी जो गति की दिशा होगी, गति की दिशा वो होगी इन दोनों के विपरीत, यानी बाय अक्ष की दिशा में। अगला है बहुमूल्य नगों की पहचान करने में सहायक है, तो बहुमूल्य नगों की पहचान कौन कराता है? याद रखेंगे परावैंगनी विकिरण। अवरक्त किरणें क्या करती हैं? रोगियों की सकाई में काम आती हैं, रोगियों की सकाई में काम आती है। अगर हमसे पूछा जाए और क्या करती हैं? कोहरे में दूर तक देखने के लिए, कोहरे में दूर तक देखने के लिए। और एक्स किरणें क्या करती हैं? टूटी हड्डी का पता लगाती हैं, टूटी हड्डी का पता लगाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब प्रकाश शून्य में गमन करता है तो साथ जुड़े विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र समय के साथ स्थिर रहते हैं। का औसत मान शून्य होता है, का औसत मान शून्य से अधिक होता है और रैंडम ढंग से चलते रहते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा, तो इनका जो औसत मान होता है वो शून्य होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है, तो याद रखेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। अगला है बेतार तरंगों के आविष्कारक कौन थे, तो याद रखेंगे बेतार तरंगों की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने। इन्हीं बेतार तरंगों को हम एक नाम से और जानते हैं, रेडियो तरंगें। अगर देखें इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो याद रखेंगे आवेशों की त्वरित गति से। अगर हमसे पूछा जाए इनकी आवृत्ति परास कितनी होती है, तो याद रखेंगे 500 किलो हर्ट्ज से 1000 मेगा हर्ट्ज के बीच। अगर हमसे पूछा जाए कि इन तरंगों की आवृत्ति मेगा हर्ट्ज की होती है, तो याद रखेंगे इनकी आवृत्ति मेगा हर्ट्ज की होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग पौधा घरों में होता है? हम सभी जानते हैं
पौधा घरों को गर्म रखने का काम कौन सी तरंगें करती हैं? अवरक्त किरणें। अगर यहाँ देखें अवरक्त किरणों की उत्पत्ति, तो इनकी उत्पत्ति होती है गर्म पिंडों या अणुओं के कंपन से। अगर देखें इनकी खोज किसने की थी? इनकी खोज की थी विलियम हर्शेल ने। गामा किरणों की खोज किसने की थी? हेनरी बैक्यूरेल। अगर बात करें परावैंगनी किरणों की खोज, तो परावैंगनी किरणों की खोज की थी रिटर ने। अगर बोलें एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो याद रखेंगे रोंटगन ने। अगर यहाँ थोड़ा और अवरक्त के बारे में देख लें, इनका उपयोग, तो याद रखेंगे रोगियों की सकाई में, धुंध या कोहरे में देखने के लिए और अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए। इन सब में हम अवरक्त किरणों का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संधारित्र के आवेशन के क्रम में उनकी प्लेटों के बीच रहता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ई एवं बी दोनों परस्पर लंबवत दिशा में, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत दिशा में होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ दो समीकरण दिए गए हैं, इन समीकरणों में हमें सही संबंध देखना है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, E0 के इक्वल टू B0 इंटू म्यू। अगर हम यहाँ देखें तो हम याद रखेंगे जो तरंग की गमन चाल होती है, वो होती है V बराबर ओमेगा अपॉन के। अगर यही गमन सदिश दे रहे हैं, तो होता है A बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा। अगर हमसे लैम्डा और के में संबंध पूछा जाए तो भी हम यही लगाएंगे। और यदि हमसे पूछा जाए कि C बराबर क्या होता है, तो याद रखेंगे E0 अपॉन B0। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशियों के दर्द के उपचार के लिए कौन सी तरंगें उपयोग करते हैं? हम सभी जानते हैं कौन सी तरंगें उपयोग करते हैं, अवरक्त किरणें। परावैंगनी का उपयोग हम कहाँ करते हैं? रोगों के कीटाणु मारने में। या जल के कीटाणु मारने में। माइक्रो तरंगों का कहाँ भी उपयोग करते हैं? तो याद रखेंगे माइक्रोवेव अवन में या खाना बनाने में। रेडियो तरंग का यूज कहाँ करते हैं? तो रेडियो तरंग का यूज करते हैं रडार प्रणाली में। अगला क्वेश्चन है विस्थापन धारा का मात्रक है। तो यहाँ पहले से ही लिखा है धारा, तो धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एक विद्युत चुंबकीय तरंग में विक्षोभ है तो ई एवं बी दोनों में। तो विद्युत चुंबकीय तरंग में जो विक्षोभ होता है वो होता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों दिशा में।
जैसा कि हम पहली स्लाइड में भी देख चुके हैं। यहाँ यहाँ जो विक्षोभ है वो विद्युत क्षेत्र में भी है और चुंबकीय क्षेत्र में भी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम का सबसे लघु तरंग दैर्घ्य है? हम सभी जानते हैं सबसे कम तरंग दैर्घ्य कौन सी तरंग की होती है, याद रखेंगे गामा किरणों की। इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम लेकिन आवृत्ति सबसे अधिक होती है, और इसकी जो तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग हो सकती है प्रकाश, अवरक्त, एक्स किरणें, सभी। तो याद रखेंगे सभी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक्स किरणें, गामा किरणें तथा परावैंगनी किरणों की आवृत्तियां ए, बी तथा सी हो तब इनमें से कौन सा संबंध सही होगा? तो हम जानते हैं सबसे ज्यादा आवृत्ति, या लिख लेते हैं आवृत्ति का घटता क्रम। आवृत्ति का घटता क्रम क्या होता है? सबसे ज्यादा आवृत्ति होती है गामा रे की, इसके बाद आती है एक्स रे, इसके बाद आती है परावैंगनी। तो यहां गामा को बोला गया है ए, एक्स को बोला गया है, सॉरी, यहां गामा को बोला गया है बी, एक्स को बोला गया है ए और परावैंगनी को बोला गया है सी। तो जो बी का मान होगा वो ए से भी ज़्यादा होगा और बी का मान होगा वो सी से भी ज़्यादा होगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है? तो ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ दिया गया है खाद्य पदार्थों में जल के अणु की घूर्णी आवृत्ति है। तो याद रखेंगे घूर्णी आवृत्ति क्या होती है? तो जल के अणुओं में घूर्णी आवृत्ति किस कारण होती है? याद रखेंगे माइक्रो तरंग क्षेत्र में। लगाते हैं अपना अगला क्वेश्चन। प्रयोगशाला में बैक्टीरिया से मुक्त कराने के लिए कौन सी तरंग उपयोग में की जाती है? हम सभी जानते हैं यूवी लाइट, इन्हीं को बोलते हैं परावैंगनी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अवरक्त किरणें इन क्षेत्रों के बीच में स्थित हैं। तो अवरक्त किरणें किन क्षेत्रों के बीच में पाई जाती हैं? सूक्ष्म और दृश्य प्रकाश के बीच में। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सूक्ष्म और दृश्य प्रकाश के बीच में। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों के द्वारा परावर्तन होता है। तो बादलों के द्वारा परावर्तन कौन सी तरंगों का होता है? ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगों का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विस्थापन धारा निम्न से उत्पन्न नहीं होती है। तो याद रखेंगे विस्थापन धारा तांबे के तार से उत्पन्न नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो तरंग की चाल और एक्स किरणों की चाल का अनुपात निर्वात में होगा। तो याद रखेंगे निर्वात में सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल एक समान होती है। तो इसका आंसर आएगा 1:1। अगला है, परावैंगनी किरणों को फोकस करने के लिए किस प्रकार के पदार्थ का लेंस प्रयोग में लाते हैं? तो याद रखेंगे क्वार्टज। इसके लिए लाते हैं हम क्वार्टज के लेंस का प्रयोग। और यहाँ एक बात और याद रखेंगे, अगर हमसे पूछा जाता अवरक्त किरणों के अध्ययन के लिए कौन सी प्रिज्म उपयोग में लाते हैं? तो याद रखेंगे रॉक साल्ट के प्रिज्म का उपयोग करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बंधुओं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। माइक्रो तरंग की आवृत्ति होती है। तो माइक्रो तरंग की आवृत्ति कैसी होती है? तो याद रखेंगे रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक। इनकी जो आवृत्ति होती है वो रेडियो तरंग की आवृत्ति से अधिक होती है। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अगला है, मैक्सवेल के
समीकरण 4 नियमों को निरूपित करते हैं। इनमें से कौन सा मैक्सवेल एम्पियर के नियम से संबंधित है? तो आंसर आएगा विस्थापन धारा। तो उसका जो चौथा नियम है एम्पियर मैक्सवेल का नियम, ये विस्थापन धारा से संबंधित है। और एम्पियर का जो नियम होता है, एम्पियर का चौथा नियम, फोर्थ लॉ, होता क्या है? तो याद रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन चालन धारा और विस्थापन धारा के योग का म्यू 0 गुना होता है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, बी सदिश डॉट डी एल बराबर म्यू 0 ब्रैकेट के अंदर आई सी प्लस आई डी। अब लगाते हैं अपना अगला क्वेश्चन। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति सिद्ध होती है किससे? ध्रुवण से, व्यतिकरण से, परावर्तन से या विवर्तन से? तो इसका सही आंसर आएगा ध्रुवण से। तो अनुप्रस्थ प्रकृति का अध्ययन किससे करते हैं? ध्रुवण से। व्यतिकरण क्या होता है? प्रकाश तरंगों का मिलना व्यतिकरण कहलाता है। अगर परावर्तन पूछें तो प्रकाश का किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी दिशा में लौट जाना। और अगर देखें विवर्तन, तो विवर्तन होता है प्रकाश का बहुत बारीक छिद्रों से मुड़ना। क्या कहलाता है? विवर्तन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दृश्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य परास होती है। तो याद रखेंगे, दृश्य तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य परास होती है वो होती है 4 गुणा 10 की घात 11 हर्ट्ज से 7 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज के बीच। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत और चुंबकीय वेग होते हैं। तो विद्युत और चुंबकीय वेग कैसे होते हैं? समान कला, लेकिन परस्पर कैसे होते हैं? लंबवत। यहाँ डायग्राम्स की सहायता से देख लेते हैं। यहाँ एक डायग्राम की सहायता से देख लेते हैं। तो अगर इस पर हमारा विद्युत क्षेत्र है, या इसको मान लेते हैं वाई, जेड और एक्स, और इस वाली लाइन पर हमारा है चुंबकीय क्षेत्र। तो अगर विद्युत क्षेत्र ऐसे गति करता है तो इसी के लंबवत तलों में कौन गति करता है? चुंबकीय क्षेत्र। ये वाली लाइन हुई अपनी विद्युत क्षेत्र की और ये वाली लाइन हुई चुंबकीय क्षेत्र की, एक दूसरे को काटते हुए। यानी कला समान होती है लेकिन परस्पर कैसे होते हैं? लंबवत। लगाते हैं अपना अगला क्वेश्चन। सेल्यूलर फोन में प्रयुक्त की जाती है। याद रखेंगे, तो सेल्यूलर फोन में कौन सी किरणें प्रयुक्त करते हैं? UHF, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी वेव। और आज का लास्ट क्वेश्चन, माइक्रोवेव ओवन का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे, जलयुक्त पदार्थ का ताप बढ़ाने के लिए। इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर कर चलिए। MP बोर्ड में इस साल ये 101% देखने को मिलेगा। यहाँ से कुछ हमारे रिक्त स्थान है, अब यहाँ कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स हैं जो कि उन्हीं का निचोड़ है, केवल हमें एक बार इन्हें देख लेना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, त्वरित आवेश खालिस्तान को उत्पन्न करता है। तो याद रखेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों को।
अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए कौन सी तरंगों का उपयोग करते हैं, तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए हम यूज करते हैं अवरक्त किरणों को। परावैंगनी प्रकाश देने वाले लैंपों के बल्ब किसके बनाए जाते हैं, तो याद रखेंगे क्वार्टज। विस्थापन धारा खालिस्तान में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है, तो याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र में। वे तरंगें जिनकी आवृत्ति मेगाहर्ट्ज की होती है कहलाती हैं, तो याद रखेंगे, तो ऐसी तरंगें होती हैं रेडियो तरंगें। कौन सी तरंगें, रेडियो तरंगें। तो आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। तो ये थी हमारी कतई जहर क्लास। उम्मीद है आप सबके डाउट इससे एकदम क्लियर हो गए होंगे। अगर इस क्लास को देख लिया तो ना तो आपको इस चैप्टर को पढ़ना जरूरी है, आपका पूरा का पूरा टॉपिक इसी वीडियो से कवर हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको आगे मिलती रहे और किसी भी क्लास का कंटेंट आपसे मिस ना हो और आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट क्लास मिस ना हो। तो चलिए इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।